Morning students, this is history class 10th chapter 1, the rise of nationalism in Europe. Today is going to be 11th class on this chapter. फ्रांस की क्रांति, जुलाई 1789 की रेवोल्यूशन पूरे यूरोप को ही नहीं दुनिया को प्रभावित करती है और नेशनलिस्ट फीलिंग राष्ट्रीयता की भावना को फैलाने के लिए केवल क्रांति और बैटल ही काफ़ी नहीं थी। इसके अलावा जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, जो कल्चरल मूवमेंट है, जो रोमांटिसिज्म है, उसने भी भूमिका निभाई। हम देखते हैं कि 1789 की रेवोल्यूशन के बाद 1830 में क्रांति होती है, फिर 1848 में फरवरी के महीने में क्रांति होती है फ्रांस में, और लुई फिलिप को जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था उसको भी हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और फ्रांस में फिर से रिपब्लिक बन जाता है। अब जहां यूरोप में एक और बेरोजगारी और जो कृषि है, जो खेती है, उसकी ख़राब हालत होती है, वहीं दूसरी ओर यूरोप में जो मिडिल क्लास के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो भी बदलाव लाना चाहते थे। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स of the poor, unemployed and the starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. Events of February 1848 in France had brought about the abdiction of the monarch, and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. In other parts of Europe, where independent nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with their national unification. They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of nation state on parliamentary principles, a constitution, freedom of the press and freedom of एसोसिएशन। जब फ्रांस में ये बदलाव आ रहा था, लुई फिलिप को रिमूव कर दिया गया और गणराज्य की स्थापना कर दी गई, वहीं यूरोप के और भागों में, जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में, ऑस्ट्रिया हंगरी में भी जो लोग थे, महिलाएं और जो पुरुष थे, जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे, उदारवादी मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्होंने भी मांग की कि संविधान बनाया जाए उनके देशों में और उनके देशों में एकीकरण किया जाए, क्योंकि इटली 7 राज्यों में और जर्मनी 39 राज्यों में बटा हुआ था। उनकी मांग थी कि इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन किया जाए और उनके अनुसार जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स हैं, जो संसद के सिद्धांत हैं कि संविधान हो और जो प्रेस है उसको आज़ादी दी जाए, अखबार की स्वतंत्रता हो और इकट्ठे होने की स्वतंत्रता हो। In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. अब जर्मनी में विशेषकर जो राजनीतिक एसोसिएशन बनी थी, उनके जो सदस्य थे, जिनमें मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे लोग, व्यवसायी लोग, कारीगर लोग वो थे, उन सब ने मिलकर फ्रैंकफर्ट शहर में निश्चय किया कि वो एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। और परिणाम क्या हुआ? ऑन 18 फरवरी 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened
इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। और परिणाम ये हुआ कि 18 मई 1848 को 831 प्रतिनिधि एक समारोह की तरह से जो सेंट पॉल चर्च है फ्रैंकफर्ट में, वहाँ इकट्ठे होते हैं। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। उन्होंने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया जर्मनी के लिए, जो एक मोनार्की होगा, लेकिन जो मोनार्क होगा, जो राजा होगा, वो संसद के अधीन होगा, यानी पार्लियामेंट्री मोनार्की होगी। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. जब ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के 1831 लोगों ने जर्मनी के एक राज्य प्रूशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को राजा बनाना स्वीकार किया जर्मनी का, तो फ्रेडरिक विलियम ने यूरोप के और राजतंत्र के राजाओं के पक्ष में आकर उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. The parliament was dominated by the middle classes who resisted the demands of the workers and the artisans and consequently lost their support. In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband. परिणाम क्या हुआ? एक तरफ तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने अरिस्टोक्रेसी और यूरोप के राजाओं के समर्थन में आकर मिडिल क्लास के लोगों के ऑफर, राजा बनने के ऑफर को ठुकरा दिया, जर्मनी का राजा बनने का ऑफर को ठुकरा दिया। वहीं दूसरी ओर जिन 1831 लोगों ने फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट बनाई थी और फ्रेडरिक विलियम को राजा बनने का ऑफर किया था, उन लोगों ने भी, जो वर्कर्स थे, जो आर्टिजन्स थे जर्मनी के, उनका समर्थन लेना जरूरी नहीं समझा। परिणाम ये हुआ कि जो सेना है और जो कुलीन तंत्र है, जो नोबिलिटी है, वो स्ट्रोंग साबित होते हैं और जो पार्लियामेंट बनी थी 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट में, वो तितर बितर हो जाती है। सिपाहियों को बुला दिया जाता है और असेंबली समाप्त हो जाती है। द इश्यू ऑफ extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement, in which large numbers of women had participated actively over the years. Women had formed their own political associations, founded newspapers, and taken part in political meetings and demonstrations. अब प्रश्न उठता है, क्या महिलाओं को इन उदारवादी आंदोलनों में भूमिका दी गई? क्या उनको पॉलिटिकल राइट या राइट टू वोट दिया गया? ऐसा नहीं था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन बनाए, अखबार चलाए, लेकिन उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. जब 18 मई 1848 को जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल चर्च में 1831 लोग इकट्ठे होते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं, वहाँ भी महिलाओं को केवल एक दर्शक के रूप में खड़े होने की परमिशन थी, उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order. Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutions. लेकिन 1848 की घटना से, उदारवादी आंदोलनों से परिणाम ये हुआ कि यूरोप के राजाओं ने ये स्वीकार कर लिया
कि अब क्रांति के पहिए को वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रोक सकते। अब उन्हें लोगों को छूट या कंसेशन देना होगा। अब वो निरंकुश बनकर शासन नहीं कर सकते। Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815। वियना कांग्रेस से पहले पश्चिमी यूरोप में राजाओं ने लोगों को कंसेशन देने शुरू कर दिए थे, उनकी बातों को मानना शुरू कर दिया था और उनके कहीं संविधान के अंतर्गत काम करना शुरू कर दिया था। अब मध्य और पूर्व यूरोप में भी राजाओं ने बदलाव स्वीकार करने शुरू कर दिए। द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर abolished both in the Habsburg dominions and in Russia. The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867। उदाहरण के लिए रशिया में और हैबसबर्ग डोमिनियन में जो बंधुआ मजदूरी है, जो सर्फडम है, उसका अंत किया गया और हैबसबर्ग शासकों ने भी हंगरियन लोगों को और ज़्यादा फ्रीडम, स्वायत्तता, सेल्फ रूल देने की बात कही 1867 में। अगली क्लास में हम जानेंगे किस तरह से जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन होता है और कौन लोग इसमें भूमिका निभाते हैं। थैंक्स।